अब हम आगे चलते हैं, तो जो मैं देखता हूं कि आरएसएस की फिलॉसफीज में एक वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है, हिंदुत्व। हिंदुत्व। हम्म। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इससे क्या मुराद लेते हैं, और दूसरी बात जो इससे निकलती है वो ये कि क्या आप लोग रिलीजन, यानी अपने रिलीजन की बुनियाद पर, बेस पर इंडिया में लॉज बनाना चाहते हैं और इसके सेकुलर उसको खत्म करना चाहते हैं? और अगर क्या कल के दिन आप लोगों को एक, फॉर एग्जांपल 90% मेजोरिटी मिल गई पार्लियामेंट में, या 80% मिल गई जहां लॉज को चेंज कर सकते हो, तो क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? क्या ऐसे सेकुलर ही रहने देंगे? सेक्युलर टर्म जो है वो बहुत नई चीज है, और सेक्युलर वर्ड अपने आप में एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है जी जी। कि सेक्युलर का अगर हम अर्थ निकालें कि वो पंथ निरपेक्ष, पंथ मतलब कोई पंथ आपकी भाषा में दर्शक शायद समझ जाएंगे, मुझे पंथ का ट्रांसलेशन नहीं आता। जी जी। पंथ निरपेक्ष हो तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म को देखते हैं कि धर्म निरपेक्ष, हम्म तो धर्मनिरपेक्ष तो कुछ हो नहीं सकता। हम्म जैसे आपका धर्म है, आप पत्रकार है, तो आपका धर्म है, ड्यूटी है कि हम्म पत्रकारिता करना, हम्म रिपोर्टिंग। हम्म। मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरा धर्म है बिजनेस करना। जी जी। कोई बाप है तो उसका धर्म है कि अपने फैमिली का भरण पोषण करना। हम्म। ये क्रम है। और जो हिंदुत्व से आपकी मुराद है उससे कुछ सेक्युलरिज्म इफेक्ट होता है, तो ये बात अपने आप में इसलिए बेबुनियाद है जी जी। क्योंकि जो हिंदू फिलोसॉफी है, हम्म। अगर कोई कल को कह दे कि जो कायदे कानून हो गए वो हिंदू फिलोसॉफी से चले गए, हम्म तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। क्योंकि वैसे तो अभी जो गवर्नमेंट है और बाकी जो सोसाइटी है उसमें भी ऐसी कुछ बात नहीं है कि हम्म। कुछ हिंदू ऑर्डर लाना चाहते हैं। अच्छा। लेकिन हम जनरल बात करें कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है जी जी। कि सबके लिए इक्वल लॉ, उसकी बात हम करते हैं। हम्म। बाकी अगर हिंदुत्व से कोई दूसरे इफेक्ट होते हैं, ऐसे सब पाकिस्तान में डराते हैं कि फिर यहाँ पे माइनॉरिटी का क्या होगा, जैसे बाकी राम सब राज, कुछ। राम राज एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, राम राज हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर राम राज का मतलब होता है वेलफेयर सोसाइटी, अच्छा। वेलफेयर नेशन का ठीक। मतलब है राम राज्य, अच्छा जो ठीक। खुद गांधी जी यूज करते थे। मौलाना आजाद भी राम राज्य की परिकल्पना को सपोर्ट करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हाँ, ठीक। राम राज्य का अर्थ है कि जहाँ पे कोई भूखा ना हो, कोई दुखी ना हो, ठीक। वही अर्थ है राम राज्य। और को हम ज्योग्राफिकल टर्म में देखते हैं अच्छा, ज्योग्राफी कि की। जो हमारे जो इंडिक रिलीजन्स हैं, जैसे जैनिज्म है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है, जी जी। फिर जो पारसी लोग हैं, जी जी। वो भले ही हमसे थोड़े अलग है लेकिन हम हमारे में से एक को ही हम उसको गिनते हैं। तो अच्छा वो टर्म अगर हम देखें तो उसको हम हिंदुत्व कहते हैं, और हिंदुत्व मतलब इंडियन नेशन है। अच्छा, इंडियन नेशनल, ठीक। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि कुछ नई टर्म हुई है। पहले उसको सनातन धर्म कहते होंगे, ठीक। या फिर कोई अपने कल्चरल वैल्यूज के रूप में देखते होंगे। ठीक, बिल्कुल। बाकी जो ऐसा प्रोपेगेंडा चलता है उसका रियलिटी के साथ कोई लेना देना नहीं चल है। ठीक ठीक। हिंदुत्व हमारे लिए इंडियन नेश है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि आप कहते हैं कि आरएसएस मिलिटेंट नहीं है, आरएसएस का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है। तो हम देखते हैं कि पार्टीशन से पहले आरएसएस पे पाबंदी लगी, पार्टीशन के बाद 3 दफा आरएसएस पे पाबंदी लगी। 3 दफा, हम्म। आई थिंक 1948 में, और इमरजेंसी में, और फिर 1992 में। जी। तीन तीन टाइम पे लगी, तो ऐसा क्यों है? फिर पाबंदी क्यों लगती रही इंडिया में भी? जब 1948 में लगा तब महात्मा गांधी जी के एसेसिनेशन जो हुआ, जी उसकी जी। जो हत्या हुई, उसके आरोप पॉलिटिकली संघ पे लगाए गए। अच्छा, उसमें भी उस मेरा आपसे एक सवाल है, चलें इसी पे बात करते हैं जरा सी, कि आप यानी उसमें है कि जैसे नथुराम गोडसे है जिसने हाँ, गांधी जी की हत्या की। अब अगर आरएसएस का वो मेंबर था या नहीं था, लेकिन आरएसएस की बिल्कुल कोई नहीं फॉर्म तो होता नहीं है, होता नहीं है, लेकिन कोई उसका रजिस्टर तो मेंबरशिप होता नहीं है। हिंदू महासभा का वो था। वो आरएसएस का नहीं था, वो हिंदू आरएसएस महासभा की का था। शाखा में तो आता था। जी नहीं, जी नहीं, वो आरएसएस से डिसएग्री हो चुका था, निकल चुका था, और जी। हिंदू महासभा ज्वाइन कर ली थी उसने। अच्छा, तो आप कहते हो कि आप और लोगों ने किसी को इंस्टिगेट नहीं किया कि गांधी जी की हत्या कर दो?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम तो बहुत छोटे हैं, 10 करोड़ में से एक स्वयं सेवक मैं हूँ, और ग्राउंड रियलिटी वाला अपने काम से काम रखता हूँ। और जो ऑब्जर्व किया है, जी थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है, सब बिल्कुल। पढ़ने का शौक है, जी तो जी। मैं बताऊं कि जो केस चला हम्म। कोर्ट में, जी जी। उसमें भी कोर्ट ने आरएसएस को क्लीन चिट दी। ठीक है। और जब बैन लगा, उसी गवर्नमेंट ने बैन हटाया भी, कि अच्छा। आरएसएस का इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है नहीं। जो ठीक। कुछ मेंबर्स थे, और हिंदू महासभा का तब नाम आया, क्योंकि वो मेंबर था हिंदू महासभा का। अच्छा, वो हिंदू महासभा का मेंबर था। ठीक। हिंदू महासभा का मेंबर था। जी और आज की तारीख में हिंदू महासभा, और तब की तारीख में भी, कि उसका कोई इतना वजूद था नहीं। ठीक है। कुछ लोगों का एक सेक्शन था। अच्छा। बाकी संघ का उसके साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे धड़े थे, वो जान चुके थे जी जी। कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमको आगे जाके पॉलिटिकली इफेक्ट कर सकती है। अच्छा। तो उसका दाना पानी बचाने के लिए, उसका हम्म। धंधा बचाने के लिए, उसने तब संघ के ऊपर ये सब डाला। लेकिन संघ फिर भी निकल आया, क्योंकि अगर सच्चे हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक। और एक मैं दूसरी हाइपोथेटिकल बात बताऊं, जी जी। कि गांधी जी का, बापू का जो मर्डर हुआ, जी जी। उसका इनडायरेक्टली फायदा किसको हुआ? हम्म। तब के टाइम की नेहरू जी की गवर्नमेंट को। कैसे कैसे? आरएसएस, मैं बताता हूं कि जो कांग्रेस थी, जी जी। उसके अंदर भी सब तरह के लोग थे। बिल्कुल ठीक। कुछ थे जो सेक्युलर व्यूज रखते थे। सेक्युलर व्यूज का भी मैं एक मतलब बताता हूँ, कि वो सेक्युलर व्यूज मतलब कि जो इक्वालिटी का, जी जी। जो एक मॉरल सिद्धांत होता है, वो जी जी। जो आज का ये जो आप क्या कहते हैं उर्दू में, लादीनियत कहते हैं, वैसा कुछ नहीं सेक्युलरिज्म नहीं, वो को नहीं, वो नहीं, वो एक नहीं अलग करना चाहिए। डिस्कशन। जी जी। हाँ, लेकिन जो कुछ ऐसे थे कि जो समानता में, इक्वालिटी में बिलीव करते थे, ठीक है। वो सब। बाकी कांग्रेस के अंदर कुछ कम्युनिस्ट भी तब कांग्रेस में थे। जी जी। काफी काफी ज्यादा थे। और पार्टीशन के पहले जो मुस्लिम लीगी थे, जी जी। वो जो पाकिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान मूवमेंट में थे, जी लेकिन जी। पाकिस्तान गए नहीं। जी जैसे वो हसरत मोहानी पार्टीशन, साहब, हसरत मोहानी साहब। बहुत सारे थे जी जी। जो पार्टीशन के बाद गांधी टोपी पहन के कांग्रेस में ज्वाइन हो गए, जी जी। कि अब हम सेक्युलर है। 6 महीने पहले वो मुस्लिम लीग पार्टीशन की डिमांड कर रहे थे, जी जी। फिर वो गांधी टोपी लगा के सेक्युलर हो गए। जी जी बिल्कुल ठीक। तो ऐसे बहुत दड़े थे। और जी कुछ दड़े ऐसे थे कि जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो एकदम नेशनलिस्ट आदमी, उसकी नजर में ऐसा हम नहीं कह सकते कोई भी जी। कि जी उसके रूल में उसने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हो। ठीक। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक ठीक। वो वो थोड़े कहे कि उसमें हिंदुत्व व्यू के लिए एक एक्सेप्टेंस उसके दिमाग में थी। अच्छा ठीक। लेकिन थे तो वो भी गांधीवादी। ठीक है। तो कुछ ऐसा इन्फ्लुएंस तब नेहरू जी के ऊपर था कि इसको हम बैन कर देंगे तो आगे जाके पॉलिटिकल फायदा होगा, और वो उसने सही सोचा था। अच्छा। क्योंकि आज हम आरएसएस का जो एक्सटेंट देखते हैं, हम्म। अगर आप एक बात सोचिए कि तब के टाइम पे बैन हो गई होती और आज भी वो बैन हटा नहीं होता, हम्म। तो कांग्रेस के सामने कुछ ऑपोजिशन आज होती ही नहीं। बिल्कुल ठीक। कांग्रेस के सामने जो वाज़ेह पोजीशन आई है, वो आई ही बीजेपी है। बीजेपी। और इसीलिए कि फायदा जो हुआ, वो नेहरू जी की गवर्नमेंट को ही हुआ। अच्छा। अच्छा, तो ये भी एक जांच का विषय है। इस तरह आप कहते हैं कि बैन्स लगते रहे लेकिन कोर्ट क्लीन चिट देती रही, ये आप कहना चाहते हैं? जो पहली बार जो पहले जो बैन लगा था, वो कुछ कहे कि जिसकी कुछ बुनियाद थी, कि कोई आरोप लगा और बैन लगा। जी जी जो बिल्कुल ठीक। इमरजेंसी में बैन लगा, वो इमरजेंसी तो क्या एक मंजर था, जो आपके यहाँ बार बार मार्शल लॉ लगता रहता है और लाखों लोग जेल में जाते हैं। उसमें तो कोई वजह भी नहीं थी बैन किस लिए लगाया है। नहीं, लाखों लोग कभी उसमें तो जेल नहीं गए, हजारों लोग जरूर गए हैं, लाखों नहीं गए। हाँ नहीं, हमारे यहाँ इमरजेंसी में लाखों लोग गए थे। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ इंदिरा इमरजेंसी गांधी में जी ने जो लाखों लगाई लोग। थी, इंदिरा गांधी जी ने जो लगाई हाँ थी। हाँ, तब के टाइम पे बहुत लोग जेल में थे। अच्छा। और बिना किसी वजह के ही ऑपोजिशन जितनी भी थी उसको जेल में डाल दिया था। अच्छा। और एक नोटिफिकेशन दे दिया। तब इंदिरा जी जानती थी अच्छा। कि मुझे आज की तारीख में भी कोई टक्कर दे सकता है, कि हम्म। मेरी नींव हिला सकता है। तो वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी, अच्छा। कि संगठन था, कि यही जो संघ पूरे परिवार था। इंडिया में
पूरे इंडिया में ग्रास रूट तक फैला हुआ था। अच्छा 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 तो अच्छा। उसने अपने पॉलिटिकल सिद्धांत को हासिल करने के लिए, अपने पर्सनल चीज को बचाने के लिए उसने संघ पे बैन लगा दिया। अच्छा, बाकी तब भी, ये जो एक पेनफुल हाँ सा है, अब हम पेनफुल हिस्से की बात करते हैं जरा सा। हाँ। तीसरा बैन जरा पेनफुल है, जो बाबरी मस्जिद के कांड पे हुआ जाके। हम्म। तो क्या बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन में संघ इन्वॉल्व था या नहीं? बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन का जो मूवमेंट जो था वो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए था। ठीक है। जो मूवमेंट था वो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए था। उसका भी मैंने पूरा तफसील से, अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन शकील भाई के वीडियो में मैंने बात की है। जी जी। और आगे इस पे भी हम बात करेंगे कभी आपसे भी। जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्योंकि ये लेकिन तो बड़े मजा आ रहा है बात करते हुए कि मुख्तलिफ टॉपिक्स ओपन हो रहे हैं। क्योंकि ये टॉपिक ऐसे है सब कि जिसके लिए अगर हम गिने तो 10 घंटे भी कम पड़े। जी जी जी। लेकिन लेकिन तब के चलिए, टाइम पे ऐसा ये करते जो हुए सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि आप कहते हो कि उसमें आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व नहीं थी, हो सकता है कुछ मेंबर्स इन्वॉल्व हो, नहीं या आप नहीं, कहना चाहते आरएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन कोई बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के लिए इन्वॉल्व नहीं थी। ठीक हाँ, है। मंदिर बनाने के लिए। हम्म और संघ का स्टैंड भी हम देखें तो हम्म आज के तारीख में संघ की बैकिंग वाली गवर्नमेंट कह सकते हैं कि सत्ता में है, हम्म फिर भी उसने लॉ बना के मंदिर नहीं बनवाया। किया क्या उसने, हम्म, कि वेट किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आएगा उसका ठीक हम स्वागत करेंगे। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जितने भी सबूत मिले थे उसके आधार पे, सबूत का भी मैं जिक्र करूंगा कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जी इंडिया जी, ने जो, वो आपको मैंने देखा शकील साहब के प्रोग्राम में आपने किया था। उसके आधार पे वो उसने चुकादा दिया, ठीक जजमेंट दिया। ठीक। लेकिन जो डिमोलेशन हुआ उसमें डायरेक्टली संघ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अच्छा चलिए चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ऑफ कोर्स आरएसएस के प्लेटफॉर्म से ही नरेंद्र मोदी जी आगे आए, आरएसएस के प्लेटफॉर्म से ही आए, और बीजेपी। तो आमतौर पे कहा जाता है कि गुजरात में जो फर्स्ट प्रॉब्लम्स हुए, राइट्स हुए 2002 में आई थिंक, तो उसमें कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ही कराए, और फिर उसको बैकिंग इस तरह की जाती है कि उस जमाने में अमेरिका ने भी नरेंद्र मोदी जी पर पाबंदी लगा दी थी। हम्म। तो क्या नरेंद्र मोदी जी उन राइट्स में इन्वॉल्व नहीं थे, या उन्होंने शुरू नहीं कराए वो? इस तरह देखे हम, अगर कोई पावर में होगा और उसके यहाँ कुछ भी हो, जी जी। और जो आदमी पावर में हो उसी का ऊपर सब डाल दिया जाए, तो इस जी हिसाब से तो पार्टीशन करवाने के लिए जी नेहरू जी जिम्मेदार थे। जी जी। इमरजेंसी में इतने हजार लोग मरे उसके लिए इंदिरा जी जिम्मेदार थी। ऐसा नहीं होता ये। और ये पहला दंगा था इंडिया की हिस्ट्री का जिसका पूरा एक जांच हुई। ठीक। और जांच के बाद में, और तब गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, जी जी। गवर्नमेंट भी कांग्रेस की थी, और सीबीआई वगैरह की कोर्ट में नरेंद्र मोदी जी का 9-9 घंटे तक इंटरोगेशन चला, सीएम होने के बावजूद भी। अच्छा, 9-9 घंटे का कहते इंट्रोगेशन चला? अच्छा। 9 घंटे तक इंटरोगेशन चला। जी जी और इतनी बार सब उसके ऊपर ये सब आरोप लगते रहे। और जो आप बैन कह रहे हैं कि अमेरिका जाने का बैन, जी तो जी। तब के टाइम पे कुछ कांग्रेसी ऐसे नेता थे, कुछ जी। कम्युनिस्ट थे, उसने तब के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उसको चिट्ठियां लिखी थी, अच्छा। इसको मत आने दें। फिर कुछ ऐसे एनआरआई मुस्लिम इंडियंस थे जी जी। जिसने अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को ऐसी चिट्ठी लिखी थी ठीक है। कि इसको मत आने दें। और बाद में बताओ कि तब के टाइम पे ऐसे ऐसे वो तो वैसे भी सीएम थे, वो कहा अमेरिका जाके वो कर भी क्या लेते। ठीक ठीक। वो अमेरिका जाके करेंगे भी क्या, वो कोई पीएम तो थे नहीं, एक जी स्टेट के सीएम थे। जी जी। और उसको घूमने का तो शौक है नहीं, वो अकेला आदमी है। अच्छा। अच्छा। लेकिन जिसको नेगेटिव देखना हो और एक एजेंडा लेके चलना हो वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा और कहने वाले भी कौन है, एक कांग्रेसी है और एक कम्युनिस्ट है। अच्छा 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 अच्छा। बाकी जितने भी दंगे हुए उसमें, जितने जितने पुराने दंगे हुए उसमें किसी को सजा मिलती नहीं थी, हम्म। हजारों लोग मरते थे। तो चाहे भले वो बॉटम हिंदू लाइन में मरे, आप ये कह रहे हैं मुसलमान। कि मोदी जी का कसूर सिर्फ यही था कि वो उस वक्त सीएम थे, और अगर उनकी जगह कोई भी सीएम होता तो उसके सर पे डाल दिया जाता? उल्टा उसमें एक पॉजिटिव बात है कि जो उससे पहले दंगे होते थे उसमें कुछ जांच वाच कुछ नहीं होती थी, दंगे हुए इतने आदमी मर गए, बात खलास। जी जी।
बाकी कुछ भी उसमें इंटरोगेशन नहीं होता था। मोदी जी ने खुद एसआईटी बनाई, उसकी जी। सब जांच करवाई, अच्छा लेकिन डायरेक्टली तो उसका कुछ हाथ होने का कुछ सवाल ही नहीं होता। अच्छा अच्छा। उल्टा एक्शन लिया, जो बाद में मिलिट्री वगैरह बुलाई, वो भी शकील भाई के शो में मैंने कहा जी जी। कि मिलिट्री बुलाने का डिसीजन भी उसने इतनी जल्दी लिया। अगर मिलिट्री तब ना आती तो और भी हिंसा हो सकती थी, और आजू बाजू के स्टेट की पुलिस को भी इनवाइट किया कि यहाँ पे सिचुएशन बिगड़ सकती है, राइट। लोग बहुत है, इसलिए अब पुलिस भेजो। अच्छा, तो चलिए, इससे पहले आपके कहने का मतलब ये है कि जो मोदी जी से बन पड़ा उन्होंने किया, क्या, और उन्होंने कोर्ट की इंटरोगेशन भी बर्दाश्त की, उन्होंने फेस किया उसको, और कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी फिर कि भी आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा, अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि आपके जो इस वक्त आरएसएस के नेता हैं मोहन भगत साहब, मैं नाम सही ले रहा हूँ, मोहन भगत साहब? मोहन भागवत जी, मोहन भाग भागवत, भागवत, ओके। भागवत। भागवत, ओके। मोहन भागवत साहब को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उन्होंने कह दिया कि हम इंडिया के रहने वाले सब लोगों को हिंदू कहते हैं, जबकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब रिलीजन को एक्सेप्ट भी करता है और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोटेक्शन भी देता है। तो उस पर कुछ लोगों ने बात की, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी ने जो बात की वो एक आध्यात्मिक बात थी, जी कि जैसे मैं आपको भी कहूँ कि हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म के लिए हम अगर देखें, जी जी। हिंदू शब्द को हम एक ज्योग्राफिकल लफ्ज की तरह देखें, जी तो जी। उस हिसाब से आप भी हिंदू है। अच्छा, उन्होंने उस हिसाब से हाँ, बात की, जोग्राफिकल उस टर्म। हिसाब ज्योग्राफिकल टर्म से। और अच्छा। जो यहाँ के मुसलमान हैं, जी जी। वो भी जब हज पढ़ने जाते हैं, जी जी। आप भी जाते होगे, तो आपको हिंदी मुसलमान करके बोलते हैं वो, जी जी। जी अरबी बिल्कुल, लोग। हम सऊदी अरब में हम सुनते रहे हैं। हाँ, तो ये कोई उसने गलत बात की नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है कि ये बात जो बार बार आती है, फिर एक सोशल मीडिया का एक फायदा भी है जी जी। कि जैसे मेरे जैसा कोई आदमी है, और बहुत सारे मेरे दोस्त भी है जो सब इन सब चीजों को पढ़ने में थोड़ी इंटरेस्ट रखते हैं, जी जी। तो थोड़ा हमारा डिसएग्रीमेंट है। अच्छा। संघ के लोगों का ही, बहुत से स्वयंसेवकों का हम्म। डिसएग्रीमेंट है उसके साथ, ठीक है। कि उसके हिसाब से वो बात सही है कि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं वो सब हिंदू है। अच्छा लेकिन ये ऐसी बात है कि आज के समय में हम देखें तो सच बोलना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। ठीक ठीक। चलिए। क्योंकि क्योंकि सर, मैंने जहां तक पढ़ा है कि इस्लाम में अपने एंसेस्टर अगर काफिर हो, हम्म। इस्लाम में एंसेस्टर अगर काफिर हो तो उसके साथ भी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, उसके बारे में इस्लाम क्लियर है, तो हमारे लोगों की आंखों में हम क्यों पट्टी बांध रहे हैं? अच्छा अच्छा, इसे आगे चलते हैं। देखें, जैसे ऐसी एक मैं पूछना चाहता हूँ, जर्नल सा सवाल है कि कहा जाता है कि 2004 में संघ परिवार का और जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उनका आपस में कुछ डिफरेंस ज्यादा हो गए थे, तो हो गया था। जिसकी वजह से बीजेपी उस वक्त इलेक्शन लॉस हो गया उनको, आई थिंक 2004 में। तो अब क्या दोनों के दरमियान सब ठीक चल रहा है? नहीं, उसमें क्या है कि पॉलिसी के ऊपर मैटर करता है। कुछ ऐसी बात है, जैसे तब के टाइम पे वाजपेयी जी के समय थे, जी जी। जो वाजपेयी जी ने जैसे पाकिस्तान से सब रिश्ते सुधारने की वगैरह की बात की। जी जी। अभी वो तो संत आदमी थे, जी वो फकीर जैसा उसका जीवन था, जी। जी और पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारे, जी। और जी अपने पॉलिटिकल कैरियर पे उसने रिस्क लिया। जी। जी। कि उसका जो वोट बैंक था, हम्म। कि वो सब जानते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ कुछ सुधर सकता नहीं है। क्योंकि अच्छा। हमने कितनी बार कहा है कि नेहरू जी से लेके वाजपेयी जी तक, लेकिन बदले में हमको क्या मिलता रहा है वो पूरी दुनिया जानती है। जी जी, वो एक तो अलग। एक तो वो डिसएग्रीमेंट था संघ का और वाजपेयी जी का। फिर जो हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन हुआ, जी जी। तो संघ का तो क्या था कि स्वदेशी पे जो नेटिव प्रोडक्ट्स होती है हम्म। उसको ज्यादा सपोर्ट करने की बात एक पहले से रही है। और आज भी संघ की एक जो स्वदेशी मंच है, हम्म। उसका कॉन्फ्लिक्ट गवर्नमेंट के साथ चलता रहता है कि अच्छा। वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का विरोध करते हैं। ठीक ठीक ठीक, चलिए सही। लेकिन आज की गवर्नमेंट के साथ तो है कि जो जो ओपोजिशन वाजपेयी जी के साथ हुआ था उतना नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ बातें पे
जैसे हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं लेकिन उसको विरोध भी हम करते हैं। अच्छा, ठीक ठीक, चलिए और सर। यही हमारी खूबसूरती है कि संघ परिवार के में होने के बावजूद ये हम्म, हमको फ्रीडम है। और अच्छा इतनी बात ही नहीं कि कोई बीजेपी के अंदर का हो वो भी मोदी जी को क्रिटिसाइज कर सकता है। ये नहीं आप कहना चाहते हैं कि जो बात आपको ठीक लगेगी लगती है सिर्फ उस पे सपोर्ट करना है, जो गलत लगेगी उस पे बोलेंगे? जो बात देश के लिए अच्छी हो उसके लिए सपोर्ट, देश के हित में ना हो उसके लिए विरोध। अच्छा अच्छा, चलिए अब आखिर में एक आध बस मेरे जो सवाल रह गए कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एक संघ परिवार का एक है मुस्लिम मंच, एक एक बनाया गया मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। ये इसकी क्या रीजन थी, या इसको किन मकासद के लिए आपने बनाया? मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का कह कि वो पिछले कुछ समय से बना है जी जी। कि मुस्लिमों को भी संघ के साथ जोड़ने के लिए बनाया गया एक ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके मकसद तो यही हो गए शायद कि साथ में जोड़ने के लिए। लेकिन मैं भाई पर्सनल बात बताऊं, और मेरे दादाजी वगैरह भी कुछ उसके दोस्त थे जो मुस्लिम थे, जो हम्म, स्वयंसेवक भी थे। अच्छा, यानी आपके दादा के वक्त से ये चल रहा है कि लोग स्वयं सेवक मुस्लिम थे मुस्लिम स्वयंसेवक होते हैं, हाँ। अच्छा, ठीक। लेकिन उसमें है कि ज्यादातर जो स्वयंसेवक मुस्लिम होते हैं वो पसमानदा कैटेगरी के होते हैं। ये आपने काम की बात की कि जो पसमानदा कैटेगरी के थे। अच्छा पसमानदा कैटेगरी के होते हैं अच्छा कि जो जिसमें मुस्लिम है लेकिन उसका जो एंसेस्ट्रल इंडियननेस है वो आज भी कायम है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और बाकी हम केरल वगैरह में देखें तो वहां पे सब तरह के मुसलमान भी शाखा में जाते हैं। अच्छा। फिर जो क्रिश्चियन है वो तो बहुत तादाद में है। हम्म। अच्छा तो अच्छा। मुस्लिम मोर्चा तो अभी बना है, लेकिन मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं कि जो हम छोटे थे तब हम साथ में क्रिकेट खेलते थे तो शाखा में मैं जाता था, तो हम्म, वो भी मेरे साथ में आने लगते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, अच्छी बात। क्योंकि अच्छा, शाखा की जो एक्टिविटी होती है संघ की वो बच्चों को वगैरह को थोड़ा ज्यादा लुभाती है। जी जी। वही था, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है कि मुस्लिम नहीं आ सकता, क्योंकि अच्छा, आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट इंडियननेस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, धार्मिक भाई, धार्मिक त्रिवेदी भाई, आपने बहुत शुक्रिया, आपने हमें बहुत धन्यवाद, आपने हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन दी, आपने अपना व्यू पॉइंट पेश किया। अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि अगर कल के दिन मेरा कोई और गेस्ट आपसे काउंटर नैरेटिव लेकर आए, फॉर एग्जांपल देखें जहां आपके सपोर्टर हैं वहां क्रिटिक भी होंगे, तो अगर कोई ओके, काउंटर नैरेटिव लेकर आए तो क्या आप एक दफा फिर मेरा ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं बात करने के लिए? तब हम बिल्कुल दो नहीं हो, करूंगा। तब हम तीन लोगों के, आप भी बात कर रहे हैं और आपके काउंटर कोई बात कर रहा है, तो हाँ, आप दो से भले तीन। जी जी, आप रेडी होंगे उसके लिए भी? हाँ, रेडी होगा। और मैं एक आपको बात बताऊं जी जी कि जो हमारा जो सिविलाइजेशन है जी जी। उसमें शास्त्रार्थ का एक बहुत महत्व महत्व है। शास्त्रार्थ मतलब बातचीत। अच्छा, बातचीत, बिल्कुल ठीक। आज से 1,500-2,000 साल पहले जो हमारे गुरु थे शंकराचार्य, जी जी उसका बुद्धिस्ट स्कॉलर्स के साथ बातचीत होता था। ठीक। तो बाकी सब जगह पे जैसे लड़ाई का नजरा होता है, उसके जगह ये लड़ाई होती थी लेकिन शब्दों की लड़ाई होती थी। शब्दों की लड़ाई होती थी, बातों हाँ, की। तो उसको कहते हैं शास्त्रार्थ। अच्छा, ठीक। तो ये बहुत हेल्दी बात है। जी जी। बाकी की जो लड़ाई थी वो तो लड़के देख लिए सबने। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि मैं भी कोशिश करूंगा अगर कोई गेस्ट आए तो मैं भी कोशिश करूंगा कि भाई हम एक अच्छे तरीके से बात करें, एक हेल्दी तरीके से पॉजिटिविटी बात है। करें, पॉजिटिव तरीके से बात करें, कोई नेगेटिव एक दूसरे के खिलाफ बात ना हो। तो चलिए धार्मिक हम्म। त्रिवेदी भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत टाइम दिया और आपने हम्म। काफी हमें नई नई बातें बताई, और जिसे कहते हैं इंग्लिश में फूड फॉर थॉट, आपने हमें काफी सारा फूड फॉर थॉट दिया। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हम मजीद आप पे इस चीज पे रिसर्च भी करें और पढ़ें, ताकि दोनों ज्यादा करीब आ सके। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ सब लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू जी, बाय। नमस्ते। बाय, नमस्ते।